साथियों नमस्कार। आप सभी का टारगेट विथ यूपीएससी द विजन में हार्दिक स्वागत और वंदन है। साथियों, जो चर्चा चल रही थी आप लोगों से, आपने पढ़ा था जो आर्थिक व्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम जो बताया जा रहा था, जिसमें आपने देखा था कि वैदिक काल को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के पीरियड में जो है पूर्व वैदिक काल के पीरियड में अर्थव्यवस्था वहाँ पर कैसी थी। आपने देखा था कि वस्तु विनिमय का प्रोसेस चल रहा था और दूसरी चीज़ें, मुद्रा भी प्रचलन में नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में चलते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आपने कुछ चीज़ें देखी थी। उत्तर वैदिक काल में आपने कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आपने देखा था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व यानी कि 1000 बीसी से लेकर के और 600 बीसी तक, जो कि जिसका क्राइटेरिया है। और इसके अंतर्गत आपने देखा था कि जो पशुपालन है, एक तरीके से पशुपालन धीरे धीरे करके कृषि में बदल जाता है, यानी कि कृषि प्राथमिक सिद्धांत बन जाता है और कृषि प्रचुर मात्रा में होने लगती है। अर्थव्यवस्था में थोड़े से बदलाव आते हैं, थोड़े से चेंजेज आते हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, जो कि एक ग्रंथ है और जिसमें देखने को मिलता है इसी के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान ये शतपथ ब्राह्मण लिखा गया, जिसमें चारों क्रियाओं की बात की गई। उसमें जुताई भी आती है, जुताई, बुआई, कटाई, बुआई, मड़ाई, इन चारों चीज़ों की का उल्लेख, इन चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि को प्राथमिक दर्जा दिया गया था। तो धीरे धीरे करके जब कृषि आती है तो कृषि के साथ साथ हम देखते हैं एक विधेय माधव, एक कथा का उल्लेख है, जिसमें संकेत मिलता है। जो विधेय माधव है, विधेय माधव एक कथा है, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, ये संकेत मिलता है, जिसके अंतर्गत विधेय माधव के अंतर्गत की संपूर्ण गंगा घाटी, इस संपूर्ण गंगा घाटी में जो है खेती हो रही थी। संपूर्ण गंगा घाटी, संपूर्ण गंगा घाटी में प्रचुर मात्रा में कृषि हो रही थी। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि विधेय माधव में भी ये उल्लेख मिलता है। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि विधेय माधव में एक ये भी मिलता है कि जो हल की फाल बनाई जाती थी, वो भी किस चीज़ की थी, वो लकड़ी की बनाई जाती थी। तो जिससे पता चलता है कि कृषि का क्षेत्र बढ़ा, और जब कृषि का क्षेत्र बढ़ता है तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन आया होगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अथर्ववेद में पशुओं को प्राकृतिक खाद्य का मूल्यवान बताया गया, यानी कि प्राकृतिक खाद्य के लिए मूल्यवान बताया गया। भाई जाहिर सी बात है कि अथर्ववेद में जो चर्चा की गई वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है कि अथर्ववेद में जो चर्चा की गई, एक तरीके से वो चर्चा थी कि जो कृषि हो रही है, जो पशुपालन की व्यवस्था है, उसमें ये बताया गया कि पशुपालन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो खाद है, प्राकृतिक खाद, उसके लिए पशु ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया। यानी कि प्राकृतिक खाद जो है वो पशुओं के द्वारा ही बनाई जा सकती है, यानी कि पशुपालन के द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो ये चीज़ें दिखाई गई। और यजुर्वेद उसके अंतर्गत जब उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि यजुर्वेद में भी कुछ चर्चाएं मिली। तो यजुर्वेद में हम देखते हैं यजुर्वेद
यजुर्वेद में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। यजुर्वेद में एक जिक्र मिलता है कि जो लोहा है, लोहे के लिए कुछ शब्द यूज किया जाता है। लोहे के लिए एक शब्द यूज किया जाता है कृष्ण अयस। कृष्ण अयस, तो ये शब्द देखने को मिलता है यजुर्वेद में। लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता था, कृष्ण अयस या श्याम अयस भी कहा जाता था। और वाजनीय संहिता, वाजनीय संहिता में कई प्रकार के धान्य बताए गए, कई प्रकार की फसलों का जिक्र है वाजनीय संहिता में। तो ये जो पिन पॉइंट हैं आप लोग लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो वाजनीय संहिता जो है, वाजनीय संहिता, वाजनीय संहिता में कुछ चीज़ें बताई गई। वाजनीय संहिता में जैसे कि बताया गया कि कई प्रकार के फसलें जो कि देखने को मिलता है, जौ, चावल, मूंग, उड़द। जौ, चावल, मूंग, उड़द, तो ये इन फसलों का जिक्र मिलता है देखने को, जिससे पता चलता है कि ये फसलें जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचुर मात्रा में या प्रमुखता से जो है उगाई जाती थी। तो इन फसलों का जिक्र आता है, जिससे ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे करके कृषि जो है प्राथमिकता, कृषि को प्राथमिकता दी जा रही थी। और इस काल में पशुओं का जिक्र है, जिसमें पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन गाय, भैंस, बकरी और भेड़, गधे, सूअर, इनको प्रमुखता दी जा रही थी। ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं धीरे धीरे जो परिवर्तन आना शुरू हुआ, उस परिवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि खाद्य के साथ साथ, खाद्य संग्रह के साथ साथ उनमें कलाओं का विकास हुआ, शिल्प कला का विकास हुआ, जिससे धीरे धीरे करके कई चीज़ें देखती हैं, सामने आती हैं। लौहकार भी आते हैं, जो लोहार बोले जाते हैं, लोहार भी सामने आते हैं। लोहार और धातुकार, जो कि धातुओं से आभूषणों का निर्माण करते थे। और तो लोहार आते हैं सामने और धातुकार, और बहुत सारे शिल्प जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं। और उसमें देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे करके लोहे को गलाने की विधि इनको पता हो गई थी, लोहे को गलाने की। और जब लोहे की गलाने के प्रथा पता चला, जाहिर सी बात है उससे गलाने के बाद नए नए उपकरण बनाए जाने लगे, नए उपकरणों के बनने की शुरुआत हुई। वो कृषि उपकरण भी थे, नए उपकरणों में ढाला जाने लगा। तो जब एक तरीके से यूँ कहें कि उत्तर वैदिक काल में एक क्रांति कृषि के क्षेत्र में आई, लौह उपकरण बन जाने से, ये लोहे को गलाए जाने से नई नई निर्माण उद्योग खोले गए, लोहे से बनाने के वस्त्र निर्माण उद्योग बहुत सारे। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं स्त्रियां जो थी, उनके लिए एक प्रमुखता थी कि वो रज़ाई बुनने का काम और कपड़े बुनने का काम, और धीरे धीरे करके वो बुनाई के क्षेत्र में एक तरीके से परिपक्वता स्त्रियों में आनी शुरू हुई। तो स्त्रियां धीरे धीरे जो क्षेत्र इनका था, वो बुनाई के क्षेत्र में जो है अच्छा योगदान दे रही थी। तो इस प्रकार से जब उन्हें खाद्य की आवश्यकता अधिशेष के रूप में होने लगी, यानी कि खाद्य के जो खाद्य संग्रह के साथ साथ धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में भी उतरने लगे, और शिल्पकार उद्योग भी बढ़े, बहुत सारे उद्योग। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है। यहाँ तक कि जो मृदभांड उस समय के थे, वो 4 प्रकार के मृदभांड ज़्यादा प्रचलित हैं उत्तर वैदिक काल में। जो 4 प्रकार के मृदभांड हैं, 4 प्रकार के मृदभांड, और जो मृदभांड 4 प्रकार के हैं, उनमें से हम देखते हैं कि काले मृदभांड हैं, काले मृदभांड, और लाल मृदभांड हैं, और काले और लाल दोनों मिश्रित मृदभांड हैं। काले और लाल मिश्रित, काले और लाल
मिश्रित मृदभांड, और देखने को मिलता है साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिलता है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इस प्रकार के धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में काले मृदभांड, लाल मृदभांड, काले और लाल मिश्रित मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि ये चित्रित धूसर मृदभांड जो थे उस काल में एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड थे, विशिष्ट मृदभांड माने जाते थे उस समय, विशिष्ट मृदभांड। तो मृदभांड एक तरीके से बर्तन होते थे जो यूज किए जाते थे। तो ये जो है धीरे धीरे करके उनमें परिवर्तन आया, चित्र कला का विकास हुआ जो कि चित्रित धूसर मृदभांड में देखने को मिलता है, और काले लाल कलर्स जो कि बहुत सारे यूज होते थे, और एक तरीके से लोहे के क्षेत्र में जो है लौह उद्योग भी निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है लोहार, धातुकार और ये सब चीज़ों का उदय हुआ धीरे धीरे करके जो है विस्तृत पैमाने पर। और यूँ कहें कि अगर उस समय हम देखें कि नगर पद्धति के रूप में देखें तो उत्तर वैदिक काल में जो नगर व्यवस्था थी वो एक तरीके से अनुपस्थित थी, लेकिन फिर भी जो है दो नगर जो कि विशिष्ट रूप से देखे जा सकते हैं उस समय उत्तर वैदिक काल में, जो कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो है प्रमुख रूप से थे। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो नगर क्षेत्र थे, हस्तिनापुर और कौशाम्बी, कौन सी? हस्तिनापुर और कौशाम्बी, और कौशाम्बी। तो ये देखने को मिलता है हस्तिनापुर और कौशाम्बी मृदभांड जो है देखने को मिलते हैं कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो नगर क्षेत्र देखने को मिलते हैं, लेकिन नगर अनुपस्थित के श्रेणी में। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक नगर क्षेत्र में नहीं कह सकते, प्राथमिकता नहीं कर सकते। एक नगर, इनको आदिम पद्धति का नगर कह सकते हैं, तो इनको अर्बन प्रणाली भी कह सकते हैं, यानी कि इनको बोला जा सकता है कि प्रोटो अर्बन साइट भी बोला जा सकता है, प्रोटो अर्बन साइट, प्रोटो अर्बन साइट, या फिर इनको हम कह सकते हैं कि आदिम नगर पद्धति, आदिम नगर पद्धति। साथियों, हम देखते हैं कि जो प्राथमिक नगर प्रणाली आपको देखने को मिली होगी वो मिली होगी सिंधु नगर सभ्यता में जो नगर प्रणाली थी, उन्नत किस्म की नगर प्रणाली, और फिर आपको आगे चल कर के बौद्ध काल में भी नगर पद्धति देखने को मिलेगी जिसको हम द्वितीय नगर प्रणाली बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये धीरे धीरे करके ये बदलाव उत्तर वैदिक काल में आता है। अगर व्यापार के क्षेत्र में देखें तो हम देख पाएंगे कि जो व्यापार था, व्यापार का वर्ग था, उनको श्रेष्ठी कहा जाता था, और वैश्य लोग जो कि व्यापार किया करते थे, व्यापार से संबंधित थे, तो व्यापारियों के प्रधान को हम श्रेष्ठीन कह सकते हैं। जो वैश्य व्यापार से संबंधित थे और व्यापारियों का संगठन जो था, व्यापारियों का वैश्य ही व्यापार से संबंधित थे, व्यापार से संबंध रखते थे। और हम देखते हैं कि व्यापार से संबंध रखते थे वैश्य लोग, और जो व्यापारियों का संगठन था, या इन्हें ये कहें व्यापारियों का जो प्रधान था, वो श्रेष्ठीन कहलाता था। तो इस प्रकार से व्यापारियों का प्रधान जो था उनको श्रेष्ठीन कहते थे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो मुद्रा का प्रचलन था वो नियमित प्रचलन तो नहीं मिलता है हालांकि, लेकिन मुद्रा के चलन से जो है व्यापारियों को लाभ मिलता है। धीरे धीरे करके व्यापारी अपना ऋण पर ब्याज, जो वैश्य लोग जो व्यापार किया करते थे वो धीरे धीरे करके व्यापारियों को ब्याज पर ऋण दिया करते थे। और जो साहूकार थे, महाजन वर्ग था, तो धीरे धीरे करके साहूकार महाजन वर्ग भी इसमें पर धीरे धीरे उनको प्रोत्साहन मिलता है, मुद्रा का चलन होता है, लेकिन नियमित चलन हम देखने को नहीं मिलता है। वैसे इसमें कुछ प्रयोग किया जाता है जो कि
देखने को मिलते हैं कुछ शब्द जैसे कि अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो वस्तु का लेन देन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वस्तु विनिमय का जो था उत्तर वैदिक काल में, तो वस्तु विनिमय का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है मुद्रा का चलन देखा जा सकता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो ठोस परिवर्तन देखने को मिलता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अर्ध पशुपालन में और अर्ध जो है यायावर जीवन जो है नियमित हो रहा था, या घुमंतु जीवन यूँ कहें। और कृषि जो है वो प्रधान आजीविका का साधन बन गई थी, कृषि को हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए वो प्राथमिक रूप से तो कृषि में बदलाव हम देखने को मिलता है, और थोड़े बहुत शिल्प के क्षेत्र में भी बदलाव आए, कला के क्षेत्र में बदलाव आए। और एक स्थान है उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक दशा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हम कहेंगे, तो एक अंतरंजी खेड़ा एक स्थान पड़ता है। कौन सा? अंतरंजी खेड़ा एक स्थान पड़ता है, अंतरंजी खेड़ा एक स्थान है, अंतरंजी खेड़ा। ये जो स्थान है अंतरंजी खेड़ा, ये स्थान पहली बार यहाँ पर कृषि से संबंधित जो है लौह उपकरण यहाँ पर खोजे गए। तो ये जो स्थान है अतरंजी खेड़ा कह सकते हैं इसे। तो अतरंजी खेड़ा जो स्थान है यहाँ पर प्रथम बार जो है यहाँ पर लौह उपकरण खोजे गए, जो कि कृषि से संबंधित लौह उपकरण थे, लौह उपकरण। और ये जो है लौह उपकरण कृषि से संबंधित थे। ये कह सकते हैं कृषि से संबंधित जो लौह उपकरण थे, यहाँ पहली बार जो है इनकी खोज हुई। यहाँ पर पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए अंतरंजी खेड़ा में। और इस काल में हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ऊन, सज या सन, ऊन को बोला जाता था ऊड़ या सज, ऊड़ या ऊन कह सकते हैं, और सज जिसे सन कहा जाता है। तो ऊड़ और सन और इन सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है, इन दोनों चीज़ों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ऊन का उल्लेख मिलता है, सज जो कि सन का उल्लेख मिलता है, लेकिन साथियों कपास का उल्लेख नहीं मिलता। कपास जो है इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या उत्तर वैदिक काल में कपास जो है कपास की खेती होती थी, या आ सकता है कि कपास उस समय उत्तर वैदिक काल में था, या उनका उल्लेख मिलता है कि नहीं। तो उनका उल्लेख, कपास का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। साथियों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि निष्क, शतमान, जो कि एक शब्द जो कि यूज किए जाते थे व्यापार के पर्पज से। निष्क जो कि सोने का टुकड़ा होता था, शतमान 100 गायों का आदान प्रदान कहते थे, और कृष्णल व रितिका व गुंजा आदि जो है माप की विभिन्न इकाइयाँ होती थी। तो कुछ जो माप की विभिन्न इकाइयाँ हैं, निष्क कह सकते हैं, माप की इकाइयों को, जो विभिन्न इकाइयाँ थी माप की, वो आप लिख सकते हैं। माप की इकाइयाँ जो नाप तौल में हम देखते हैं, तो माप की इकाइयों में निष्क और शतनाम, निष्क, शतनाम और पाद, कृष्णल, पाद, शतमान, शतमान, पाद, कृष्णल, और कृष्णल, रिक्तिका व गुंजा, रिक्तिका व गुंजा, रिक्तिका व गुंजा, रिक्तिका, गुंजा। ये जो है इकाइयाँ, ये माप की इकाइयाँ जो कि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रिक्तिका और गुंजा।
और जिसमें से हम देखते हैं कि जो निष्क था वो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, एक तरीके से सोने का टुकड़ा भी कह सकते हैं। तो स्वर्ण आभूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है निष्क, और ये जो है इससे एक मुद्रा मानी जाने लगी थी धीरे धीरे करके। तो और सिक्के का, लेकिन ये कहें उत्तर वैदिक काल में सिक्के का अभी नियमित प्रचलन नहीं था। तो सिक्के का प्रचलन तो देखने को मिलता है, लेकिन नियमित प्रचलन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर वस्तु विनिमय के व्यापार ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो साथियों नियमित प्रचलन नहीं मिलता। तो ये चीज़ें जो कि उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा डिफरेंट था, जो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर आएंगे। तो साथियों आज जो है बात हो रही थी, जो उत्तर वैदिक काल का जो पॉइंट बचा हुआ था वो मैंने सोचा कि आज फाइंड अप कर दिया जाए अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड। और मैं जो बुद्ध काल यानी कि बौद्ध पीरियड में जो कि अर्थव्यवस्था थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, उस समय की नगर व्यवस्था कैसी रही होगी, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो 1000 से 600 बीसी के आसपास का जो पीरियड होता है, और फिर 600 बीसी के जब आगे चलते हैं तो 600 बीसी से 400 बीसी के आसपास तो बुद्ध काल आता है। और बुद्ध काल के समय की अर्थव्यवस्था कैसी रही थी, वहाँ की नगर पद्धति कैसी थी, वहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का शिल्प और उद्योग कैसा था, वहाँ का वाणिज्य और व्यापार कैसा था, और नगरीकरण वहाँ पर कैसा था। तो इन चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल के सेशन में, और इंतज़ार रहेगा और बेहतर नॉलेज मैं आपको दे पाऊँगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और आप पिन पॉइंट नोट करते चलें, और एक बार अगर नहीं याद होता है तो स्क्रॉल करके एक बार देख लें, और जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। और साथियों इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा, और अगले सेशन में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।